हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था फर्रुख सियर के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट टॉपिक फर्रुख सियर कंप्लीट कर लिया था, सैयद बंधुओं के रोल के बारे में बताया था। अब सैयद बंधुओं का और किस प्रकार से रोल था उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो दूसरा मुगल जो शासक बना था रफी-उद-दरजात, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रफी-उद-दरजात था, रफी-उद-दरजात इसके बाद दूसरा मुगल शासक बना था फर्रुख सियर के बाद। 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक रफी-उद-दरजात कब से बना था? 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक बना था। यहाँ यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम रफी-उद-दरजात होगा। तो यह है सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अब इसे किसने बिठाया था गद्दी पर? इसे बिठाया था सैयद बंधुओं ने। जब फर्रुख सियर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दरजात को गद्दी पर बिठाया था। सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दरजात को गद्दी पर बिठाया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसकी मृत्यु किससे हुई थी? अब चूंकि बहुत कम समय तक ये शासक था, इसकी मृत्यु हो गई थी क्षय रोग यानी टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी कि टीबी के कारण हुई थी। अब इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? जो रफी-उद-दरजात के शासन की महत्वपूर्ण घटना, तो इसके शासन काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थे? निकोसियर का विद्रोह। इसके शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी निकोसियर का विद्रोह। निकोसियर कौन था? निकोसियर था अकबर द्वितीय का पुत्र। था। निकोसियर क्या कहता? आगरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये इसका विद्रोह था। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना निकोसियर का विद्रोह थी। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना निकोसियर का विद्रोह। निकोसियर का विद्रोह क्या था? निकोसियर ये अकबर द्वितीय का पुत्र था। इसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार करके अपने को सम्राट के पद के लिए घोषित कर दिया। पद पर घोषित कर दिया। तो इस तरीके से रफी-उद-दरजात खत्म हो जाता है यहां से। यानी इसमें बहुत कम टॉपिक है, बस ये याद रखिएगा ये निकोसियर का विद्रोह हुआ था ये। अब इसके बाद जो आता है रफी-उद-दरजात के बाद अपन रफी-उद-दौला के बारे में पढ़ लेते हैं। रफी-उद-दरजात के बाद रफी-उद-दौला के बारे में बात की जाए तो ये 6 जून से ये सितंबर 1719 यानी 6 जून को ये बना था शासक। सितंबर 1719 तक ये शासक बना था। रफी-उद-दौला की बात की जाए तो रफी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दौला को दूसरा मुगल शासक बनाया। यानी रफी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद
इसे मुगल, इसे सैयद बंधुओं ने मुगल शासक बनाया। रफीउद्दौला ने क्या किया, शाहजहां द्वितीय की नाम से, यानी शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके शासक बना था। यानी इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यानी ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला दूसरा मुगल शासक था। यानी पहला तो रफीउद्दौला था, लेकिन जो दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था, रफीउद्दौला। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक करने वाला मुगल शासक। इसके अलावा इसमें और बात किया जाए, इसी के टाइम पे जो अजीत सिंह थे, जो मारवाड़ के राजा थे, अजीत सिंह ने जो अपनी विधवा पुत्री को ये मुगल हरम से वापस ले आए थे, तथा इन्होंने हिंदू धर्म को, जो ये अजीत सिंह की पुत्री थी, उन्होंने फिर से दोबारा हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह इसी के शासनकाल में अपनी विधवा पुत्री को वापस ले आए थे। विधवा पुत्री को वापस ले आए थे हरम से, मुगल हरम से, तथा उसने हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लिया। हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लिया। इसके अलावा और अगर इसमें हम बात करें तो ये जो रफीउद्दौला था, ये अफीम का आदी था। यानी अफीम का आदी, और ये बहुत कमजोर, कहते हैं कमजोर शहजादा था। यह अफीम का आदी था। इसकी मृत्यु किससे हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी पेचिस के कारण हुई थी। इसकी मृत्यु पेचिस के कारण हुई थी। यानी इसकी मृत्यु पेचिस के कारण हुई थी। तो रफीउद्दौला के बारे में हमने पढ़ लिया, इनको भी सैयद बंधुओं ने बनाया था। फिर इसके बाद जो आता है मोहम्मद शाह, ये जो आज का जो हमारा तीसरा राजा के बारे में पढ़ना है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये बना था 1719 से 1748 तक, यानी 1719 से 1748 तक ये मुगल शासक बना था। मोहम्मद शाह के बारे में बात किया जाए तो ये जो बहादुर शाह का सबसे छोटा बेटा कौन था? जहान शाह, उसका ये पुत्र था। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। जो बहादुर शाह का सबसे छोटा बेटा था जहान शाह, उसका पुत्र था। क्योंकि अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, इसे रंगीला की उपाधि भी दे दी गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। अत्यधिक विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी। यानी अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, इसे रंगीला की उपाधि दी गई। इसके शासनकाल में जो सैयद बंधुओं का अंत हुआ था, यही तो एक क्वेश्चन बनता है कि सैयद बंधुओं का अंत किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? क्योंकि सैयद बंधुओं का काल बहुत लंबा चला था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था।
इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। बंधुओं का अंत हुआ था। अब जब सैयद बंधुओं का पतन हुआ, सैयद बंधुओं के पतन के बाद मोहम्मद अमीन खान इसका पहला वजीर बना था। यानी सैयद बंधुओं के पतन के बाद, सैयद बंधुओं के पतन के बाद मोहम्मद अमीन खान इसका पहला वजीर बना था। ये जो मोहम्मद अमीन खान था, इसने सम्राट को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी जो मोहम्मद अमीन खान ही था जिसने सैयद बंधुओं को अंत करने के लिए, सैयद बंधुओं को मारने के लिए अच्छा खासा प्लान बनाया था। तो इसने सम्राट को सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्ति दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। तो सबसे पहले निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। यह क्वेश्चन बन सकता है पीटी में या कि लोअर पीसीएस में। तो इसके शासनकाल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। हैदराबाद, ये निजामुल मुल्क जिसे बाद में निजाम के नाम से जाने जाने लग गया था, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। इसके अलावा और अगर इसको बात करें तो सादत खान ने अपने आप को अवध में स्वतंत्र करा लिया था। यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अवध को स्वतंत्र करा लिया था। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए थे और अधिकांश राजपूत भी अपने आप को स्वतंत्र करा लिए थे। अधिकांश राजपूत भी अपने आप को स्वतंत्र करा लिए थे। इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट है वो है नादिर शाह का आक्रमण। यानी नादिर शाह का आक्रमण, जो फारस का शासक था, फारस के शासक ने 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। भारत यानी दिल्ली पर आक्रमण किया था, क्योंकि दिल्ली पर ही आक्रमण हो रहा है। तो इसके शासनकाल में ही फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो नादिर शाह था, किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके अलावा बाजीराव प्रथम था, जिसके बारे में सब कोई जानते होंगे। बाजीराव मस्तानी में जो एक्टर था, बाजीराव प्रथम है। तो बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया और उसका किसी ने विरोध नहीं किया। बाजीराव
प्रथम में 500 घुड़सवार की सहायता से दिल्ली पर चढ़ गया, लेकिन उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। नहीं। इस प्रकार से मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में, जो मोहम्मद शाह का लंबा शासनकाल था, अधिकांश राज्य अपने आप को स्वतंत्र करा लिए थे। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासन काल में अधिकांश राज्य अपने को स्वतंत्र करा लिए। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकांश राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र करा लिए थे। तो ये जो हमारा कंप्लीट हो गया, मोहम्मद शाह के बारे में कंप्लीट हो गया। इन्हीं के टाइम पे जो सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। तो इस तरह से ये जो आज का हमारा ये टॉपिक है, सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो अगला मुगल शासक रहेगा। सो ये चैप्टर हमारा, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। और इस लेक्चर को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।